अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो ये सेकंड पार्ट है लेक्चर का, जो हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, और इस लेक्चर में हम पर्टिकुलरली इफेक्ट्स देखेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो ब्रिटेन में आए। अब मैंने क्या किया है इस लेक्चर में, मैं मेजरली एक जनरल हेडिंग इफेक्ट्स के अंदर जो है मैंने चीज़ों को जो है वो डिस्कस किया है। लेकिन अगर आपको सवाल में जो है जिस तरह सवाल पूछा भी गया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल चीज एस्पेक्ट्स पूछे जाते हैं, तो आप इन चीज़ों में डिफ्रेंशिएट जो है आपको कर लेना चाहिए। मैं लेक्चर के साथ साथ हर पॉइंट के अंदर भी ये बात बता दूंगा, लेकिन आपको कम से कम जो है वो इस पॉइंट पे जो है वो इतनी ज़्यादा एक तरह से अंडरस्टैंडिंग चीज़ों की डेवलप हो जानी चाहिए कि आप हर इफेक्ट को डिफ्रेंशिएट कर सकें कि क्या ये पॉलिटिकल है, क्या इकोनॉमिक है, सोशल है। वैसे तो ये डिफरेंशिएट करना मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्योंकि हर चीज़ का एक इकोनॉमिक एंड भी होता है, एक सोशल एंड, एक पॉलिटिकल एंड होता ही होता है। लेकिन हमारी क्योंकि एग्ज़ाम की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, तो हम उस चीज़ पे कर सकते हैं इजीली। ये चंद वही क्वेश्चंस हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। मेजरली मैंने जिस तरह बताया था कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ही पूछे गए हैं, और इसमें अगर हमने सवाल ज़्यादा मज़ीद बेहतर किया है तो हमने इसमें पिछले जैसे लेक्चर में हमने देखा था कि हमने हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया कि वाई इट वॉज ब्रिटिश और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन असल में हमने उस एरा डिफाइन एक तरह से किया था। तो इस तरह से हम अपने सवाल में एक मज़ीद डेटा ऐड करके अपना पेपर डिस्टिंग्विश बना सकते हैं। अब आते हैं फैक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सबसे पहला है जी द नेशनल वेल्थ ऑफ इंग्लैंड, जिससे हम नेशनल वेल्थ को एक तरह से आसान अल्फाज में जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। अब कारखाना लगा, कारखाना इनकम जनरेट करता है, कारखाना लोगों को एम्प्लॉय करता है, कारखाना प्रोडक्ट्स बनाता है, कारखाना उन्हें एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट करता है तो आपके पास डॉलर या फिर पाउंड आ जाते हैं। तो पाउंड कहाँ पे जाते हैं? आपके सेंट्रल बैंक में जाते हैं, और इस तरह आपके एक मुल्क की नेशनल वेल्थ बढ़ती है। इससे एक और चीज़ क्या होती है कि एक्सटर्नल कंट्रीज जो कि आपकी चीज़ें ले रही हैं, वो उनकी डिपेंडेंसी आप पे क्रिएट होती है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ कि इंग्लैंड का जो जीडीपी है या इंग्लैंड का जो नेशनल वेल्थ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सेकेंडली, इंग्लैंड इट ट्रांसफॉर्म्ड इंग्लैंड फ्रॉम अ ग्रैनरी टू अ वर्कशॉप. England had to look for foreign countries to meet its demands of raw materials and agricultural goods. अब यहाँ पे ये देखें कि रॉ मटेरियल और एग्रीकल्चरल गुड्स के लिए फिर भी जो है एक तरह से इंग्लैंड बाकी कंट्रीज पे डिपेंडेंट था। जैसे एक काफ़ी एक मशहूर बात ये भी है कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हमारे होते थे, जिसमें कॉटन, वीट वगैरह इस तरह की चीज़ें होती थी, पर रॉ मटेरियल की फॉर्म में जो है यहाँ से ही लेके जाई जाती थी, लेकिन वहाँ पर उन चीज़ों को एक तरह से प्रोसेस करके एक फाइनल प्रोडक्ट में जनरेट किया जाता था, और वापस वो इन्हीं मुल्कों को जो है वो कॉलोनीज़ को है वो बेची जाती थी। ये कलोनियलिज्म का भी क्रिटिसिज्म एक है, लेकिन इंग्लैंड के लिए चूंकि एक तरह से ये बेहतर था, तो हम उस एंड से इस चीज़ को देख रहे हैं। तो इंग्लैंड रॉ मटेरियल्स और एग्रीकल्चरल गुड्स की जो अपनी डिमांड थी, उससे फिर भी जो है वो अपनी कॉलोनीज पर डिपेंडेंट था। लेकिन हुआ क्या कि जो फाइनल प्रोसेसिंग है वो इंग्लैंड में ही जाके होती थी। जो कुछ भी आपका रॉ मटेरियल है, उसका फाइनल वर्कशॉप जो है वो बेसिकली इंग्लैंड ही था। इमरजेंस ऑफ इंडस्ट्रियल टाउन्स, इंग्लैंड में आपका मैनचेस्टर, लैंकाशायर, शेफील्ड, लीड्स, ये आपके मेजर इंडस्ट्रियल टाउन्स बन के उभरे। और ये इंडस्ट्रियल टाउन्स मेजरली आप इंग्लैंड की नॉर्थ में जो हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड थे। अब हुआ क्या इससे आगे जाके, ये हम आगे जाके भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको एक तरह से ग्राउंड वर्क प्रोवाइड करना है इस चीज़ का कि इंग्लैंड का जो इलेक्टोरल सिस्टम था, उसमें साउथ मोस्टली जो है वो फ्यूडल्स या लैंडलॉर्ड्स के पास होता था, और उनकी ही पार्लियामेंट में ओवर रिप्रेजेंटेशन थी। नॉर्थ इतना ज़्यादा इससे पहले जो है वो एक तरह से फ्रूटफुल या फिर इकोनॉमिकली इतना ज़्यादा रिसोर्सफुल नहीं समझा जाता था, लेकिन इंडस्ट्री लगने के बाद ये इंडस्ट्रियल टाउन्स नए उभरे, इन्होंने नई वेल्थ जनरेट की। लार्ज पॉपुलेशन इन इंडस्ट्रियल टाउन्स के अंदर रहती थी, जिसकी वजह से इन्होंने भी अपना एक तरह से शेयर, एक तरह से रिप्रेजेंटेशन मांगनी शुरू की। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि उस वक्त जो फ्रेंचाइज थी, फ्रेंचाइज का मतलब कि कौन लोग वोट दे सकते हैं, वो बड़ी लिमिटेड थी, और उसकी जो क्वालिफिकेशन थी वो प्रॉपर्टी डिसाइड करती थी।
एक ये बात और भी आ जाती है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने सोसाइटी को क्लासेस में डिवाइड किया, जिसमें हमने अगर यहाँ पे अगर आप कार्ल मार्क्स को कोट करना चाहें, लेकिन मार्क्स जो है वो ज़्यादातर 19वीं सेंचुरी में आया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उससे पहले थी। तो लेकिन हम मार्क्स को देख सकते हैं कि मार्क्स ने जो है वो एक तरह से डिवीजन जो है सोसाइटी में हमारी दी, जिसमें उसने एक तरह से जो प्रोड्यूसर्स की क्लास का बताया, या और एक तरह से जो उन कंज्यूमर्स का बताया, या फिर अगर इसे मार्क्स की टर्म्स में देखें कि ओनर्स ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो कि आपके कैपिटलिस्ट थे, और दूसरे एंड पे आपके वर्कर्स थे। तो ये डिवीजन जो थी, ये जो एक तरह से दो तबकात में या सोशल डिविजन जो एग्जिस्ट होना शुरू हुई, ये एक तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ही जो है वो शाखसाना था। इस तरह से इतनी ज़्यादा अनइक्वल सोसाइटी पहले नहीं थी, अनइक्वल इन द सेंस पॉलिटिकल सेंस में तो थी, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद वो इकोनॉमिक सेंस में भी आपका जो तफरीक है माशरे में वो बढ़ती गई। ऑटोमेशन रेंडर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स जॉबलेस, मशीन आई तो जो काम पहले इंसान अपने हाथों से करता था वो इस मशीन ने करना शुरू कर दिया। ऑटोमेशन हमेशा नौकरियां खा जाती है। और पॉपुलेशन इंग्लैंड की बहुत ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि उसने सिर्फ अपने जो है रूरल एरियाज से इंग्लैंड ने सिर्फ अपनी मजीद पॉपुलेशन को अट्रैक्ट नहीं किया इंडस्ट्रियल टाउन्स की तरफ, बल्कि उसमें मजीद यूरोपियन कंट्री से भी लोग आने लगे, दो फैक्टर्स की वजह से कि इंडस्ट्रियल जो टाउन्स थे वो हाई वेज ऑफर कर रहे थे, और उसके बाद उन हाई वेजेस की वजह से लोगों के लिए रिलोकेट करना उन इंडस्ट्रियल सेंटर्स की तरफ में बहुत आसान था, और एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था एज कंपेयर टू दी इंडस्ट्रीज। अब इसमें एक बात यहाँ बताने की आपको ज़रूरत है कि अर्बनाइजेशन जो है या पॉपुलेशन इंक्रीज जो है वो हमेशा प्रॉब्लम्स जनरेट करती है, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन, फूड, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। अब उस पॉइंट पे जब लोगों के मसाइल जनरेट करते हैं तो लोग चाहते हैं ये मसले सॉल्व हो। मसले सॉल्व किसने करने हैं? हुकूमत ने करने हैं। हुकूमत चंद अशराफिया की थी उस पॉइंट पे ब्रिटेन में, तो लोगों ने वर्किंग क्लास जो कि आपकी इमर्ज कर रही थी उस टाइम पे, जो लेबरर्स थे, इन्होंने मुख्तलिफ मूवमेंट्स बनाना शुरू की, जिसमें एक फेमस मूवमेंट जो है वो है चार्टिस्ट मूवमेंट। ये वर्किंग क्लास लोगों की एक तरह से मूवमेंट थी। ये जाके 1838 में जो है आपकी फॉर्मल शक्ल जो है वो इख्तियार करती है। इस पे एक पूरा डेडिकेटेड लेक्चर है आगे। आपको यहाँ पे इस चीज को बताने का सिर्फ मकसद ये है कि जब आप वो चीज पढ़ें तो आप वो यहाँ पे कनेक्ट कर सकें। ये बात मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ सवाल इस तरह के होते हैं जहां पर आपके पास आपने एक चीज को बहुत छोटी अमाउंट में जो है एक बड़ी लिमिटेड अमाउंट में उस चीज को मेंशन करना होता है, लेकिन उस डिटेल्स आप अगर उससे, जैसे अगर हमें सवाल चार्टिस्ट मूवमेंट पे सिर्फ आएगा तो हम चार्टिस्ट मूवमेंट के बारे में लिखेंगे, लेकिन अगर हमें सवाल इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में आता है तो हम सिर्फ चार्टिस्ट मूवमेंट नहीं लिखेंगे, उसमें और भी चीजें लिखेंगे। लेकिन चार्टिस्ट मूवमेंट अगर आपको अच्छी अच्छी बातें अगर आप उसमें लिखेंगे, जो मेन पॉइंट चार्टिस्ट मूवमेंट के होंगे अगर आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के सवाल में, तो डेफिनेटली ये आपको एक एज देगा। इसी तरह ये स्मार्टली आपने इन चीज़ों को करना है, आपने डॉट्स जो कनेक्ट करने हैं वो स्मार्टली करने। मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं साथ साथ आपको ये डॉट्स कनेक्ट करवाऊं, लेकिन आपने ये चीज़ें स्मार्टली करनी है। तो चार्टिस्ट मूवमेंट हम डिटेल में जब पढ़ेंगे, अभी के लिए मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये एक वर्किंग क्लास मूवमेंट थी जिसमें लोगों ने फ्रेंचाइज की एक्सपेंशन मांगी, एनुअल इलेक्शंस मांगे, लोगों ने कहा कि एमपीज नॉर्थ की जो रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़नी चाहिए, जो एमपीज हैं उन्हें पे करना चाहिए हुकूमत को, ताकि जो एमपी से मुराद जो आपके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, ताकि जो वर्किंग क्लास के लोग हैं वो भी जो पार्लियामेंट के मेंबर्स बन सकें। ये जो है एक तरह से चार्ट है जो कि हमें पॉपुलेशन बताता है इंग्लैंड की। अब आप सिर्फ कंपैरिजन करें कि सपोज ये आपका एक तरह से 1750 का इसे मार्क ले लें, ये आप इसको बीच में 1650 का एक मार्क ले लें, और ये आप अपना 1850 का मार्क ले लें, और ये मार्क आप एक तरह से कंसिडरेबली चलें 1950 का ले लें। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका जो स्लोप है लाइन का मोर और लेस लीनियर है कि आपकी पॉपुलेशन लेस देन 10 मिलियन ही रह रही है।
लेकिन अगर आप इस मार्क से और इस मार्क का कंपैरिजन करें, यहाँ पे लेस देन 10 मिलियन है, लेकिन यहाँ पे आपकी पॉपुलेशन 20 मिलियन को अप्रोच कर रही है। तो एक तरह से आपकी पॉपुलेशन 100 सालों के अंदर डबल हो रही है। अब इन 100 सालों का अगर आप कंपैरिजन करें कि यहाँ पे आपकी क्लोज टू 20 मिलियन है और यहाँ पे आपकी 40 मिलियन हो रही है, तो 20 मिलियन से आप 40 मिलियन की तरफ जा रहे हैं, तो आपकी पॉपुलेशन जो है वो डबल हो रही है। पॉपुलेशन डबल होगी तो उससे मसाइल जनरेट करेंगे। आपकी अर्बनाइजेशन के भी, लोगों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए होगी, लोगों को रहने के लिए हाउसिंग भी चाहिए होगी, लोग जो हुकूमत के ऐवान होंगे उनमें अपना हिस्सा मांगेंगे कि वो ये कहेंगे कि हम जो लोग हमें रिप्रेजेंट कर सकें, हम एक पर्टिकुलर डिफरेंट क्लास हैं। तो एक क्लास कॉन्शियसनेस जनरेट करती है आपके अंदर। ये इंग्लैंड का जीडीपी देखें चार्ट, ये चार्ट्स बनाने हैं इसीलिए मैंने मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप इसको देखें, सॉरी 1750 का एरा है और ये 1800 का एरा। सिर्फ आप कंपैरिजन करें, यहाँ से अगर आपकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू होती है, इस पॉइंट पे आपका जो आपकी ऑलमोस्ट जीडीपी जो है वो 10 बिलियन तक, 10 बिलियन जो है पाउंड्स तक है, और यहाँ पे आपकी जीडीपी 100 सालों के अंदर डबल होती है, 20 बिलियन पाउंड्स हो जाती है। फिर आप सिर्फ इन 44 ईयर्स का कंपैरिजन करें, आपकी जीडीपी फिर जो है एक तरह से जाके 30 बिलियन पाउंड्स हो जाती है। आपकी जीडीपी विद इन अ कपल ऑफ डेकेड्स जो है वो आपकी जीडीपी जो है मल्टीप्लाई हो रही है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए मॉडर्निटी को। मॉडर्निटी के मैंने जैसे पहले ही बताया था, इसके 4 बच्चे हैं, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। एक कॉलोनाइजेशन है, एक इंडस्ट्रियलाइजेशन है, एक इसकी सेक्युलर डेमोक्रेसी है, एक ये इसमें इनलाइटनमेंट है। ये 4 फैक्टर्स मिलकर मॉडर्निटी बनती है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान को भी इन तमाम फैक्टर्स को एनालाइज करके कि पाकिस्तान प्री मॉडर्न एरा में, मॉडर्न एरा में है। तो अब जीडीपी जब आपकी बढ़ रही है तो आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन उस पॉइंट पे बढ़ रही है, ग्रेटर का साइन डाल दिए। आपकी कॉलोनाइजेशन उस पॉइंट पे बढ़ रही थी। सेक्युलर डेमोक्रेसी और इनलाइटनमेंट का, सेक्युलर डेमोक्रेसी कैसे बढ़ रही थी, मैं आगे जाके 2 राइटर्स का जिक्र करूंगा, जेरेमी बैंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल। इनलाइटनमेंट के प्रिंसिपल्स आ रहे थे जो कि ह्यूमन इंडिविजुअलिटी को रीइंफोर्स कर रहे थे। ये सारी बातें लिखनी है आपने। कारखाने बन रहे थे, क्लास कॉन्शियसनेस जो है वो उसमें जनरेट कर रहे थे, क्लास कॉन्शियसनेस। The new class of industrialists demanded social and political status as par with the aristocratic class। के जो नए इंडस्ट्रियल टाउन्स में जो क्लासेस जनरेट कर रही थी, वो चाह रही थी कि अब क्योंकि उनके पास भी वेल्थ है, उनके पास भी क्लास कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन हुकूमत के ऐवानों में जो है उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो फ्रेंचाइज का सिस्टम है वो चेंज किया जाए। और ब्रिटेन में पहला फ्रेंचाइज रिफॉर्म आता है 1830, रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832। इस पे एक सेपरेट लेक्चर है क्योंकि इस पे एक सेपरेट क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो ये रिफॉर्म एक्ट की डिटेल्स वहां पे जाके पढ़ेंगे, लेकिन बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि फ्रेंचाइज को किस तरह ग्रेजुअली ब्रिटेन में खोला गया। एक और बात समझने के लिए यहाँ पे जरूरत है, थोड़ा हिस्ट्री में मैं जाता हूँ कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है ना दुनिया भर में जिस तरह आई हुई है, वो ब्रिटेन की दी हुई है। डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रीक से आता है, लेकिन ग्रीक्स में डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। लोग बैठ के थे, जो उनकी जो भी एक तरह से कॉन्सल्टेशन की जगह होती थी, वहां पे बैठ के डायरेक्ट डेमोक्रेसी की तरफ फैसले करते थे। हर किसी को हक था, औरतों को चले वहां पे भी हक नहीं था, औरतों का भी यहाँ पे भी हक नहीं दिया गया। लेकिन जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वो ब्रिटेन की एक तरह से देन है दुनिया को। और ब्रिटेन में बताने का यहाँ ये मकसद है कि किस तरह ग्रेजुअली, ये नहीं था कि 18 साल से उम्र के तमाम लोग हैं इन्हें वोट डालने का हक दे दिया जाए। बहुत ग्रेजुअली जो है 1832 के बाद 1867, 1884, 1911, 1918, 1928, ये 5 रिफॉर्म एक्ट्स भी हम आगे जाके मजीद देखेंगे, लेकिन 1832 का मोस्टली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सबसे पहला था। तो लोगों ने अपनी रिप्रेजेंटेशन मांगी जिसकी वजह से रिफॉर्म एक्ट लाना पड़ा। अर्बनाइजेशन ने ये मसाइल जनरेट की है वर्किंग क्लास के लिए, तो वर्किंग क्लास ने अपनी रिप्रेजेंटेशन किन मूवमेंट्स में देखी, चार्टिस्ट मूवमेंट में जाके देखी। और यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने जेरेमी बैंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल की पॉलिटिकल फिलॉसफी भी जहाँ पे नजर आती है।
अगर आप में से लिटरेचर के लोग स्टूडेंट्स हैं तो एक तरह से जो इंडस्ट्रियलिज्म का क्रिटिक भी यही बड़ा मोनोटोनस सा वर्क है, इंसान को उसकी आज़ादी से जो है वो छीन लेता है, क्योंकि इंसान का जो रोल है वो सप्लाई चेन में सिर्फ एक कंपोनेंट का है, इंसान की क्रिएटिविटी की यहाँ पे इतनी ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है। इसका क्रिटिसिज्म भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन मैं सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो क्योंकि यूनिफॉर्मिटी की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की यूनिफॉर्मिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए रियासतें चाहती हैं कि वो अपने लॉज मज़ीद स्ट्रेंथन करें ताकि कोई भी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन से हटके उससे चल ना सके। अब जॉन स्टुअर्ट मिल ने और जेरेमी बैंथम ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया। जेरेमी बैंथम ने एक तरह से जो फिलोसफिक कैलकुलस था, इसको आप यूटिलिटेरियनिज्म जो है यहाँ पे इनकी फ़िलासफ़ी थी, पॉलिटिकल साइंस के लोगों को जो है वो मज़ीद ज़्यादा बेहतर समझ आती होगी कि कोई भी चीज़ का फैसला कि कोई कानून बनना चाहिए या नहीं, वो एक बुनियाद पे हो सकता है कि ग्रेटर गुड देखा जाए। अगर कम लोग, ज़्यादा लोग उससे खुश हैं और कम लोग ना खुश हैं, तो इसका मतलब ग्रेटर गुड की तरफ ही फैसला जाएगा। ये जेरेमी बैंथम की मेजर फिलॉसफी थी। जॉन स्टुअर्ट मिल ने लेकिन लिबर्टी की बात की, उन्हीं मुआशरों में रहते हुए, और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात की। जॉन स्टुअर्ट मिल का एक कोट मेरा फेवरेट और मुझे अब भी याद है कि अ स्टेट which dwarfs its men in order that they may be docile instruments in its hand will find that with small men no great thing can be accomplished। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने यह बात की कि रियासत को सिर्फ उन आज़ादियों या लिबर्टीज़ के साथ इंसान की जो है वो एक तरह से रियासत जो है दखल अंदाजी कर सकती है जिसमें एक इंसान किसी दूसरे इंसान का जो हकूक की पामाली कर रहा हो। अगर इंसान अपने एंड पे रहते हुए, अपने एंड पे वो जो मर्जी कर रहा है और वो किसी और के हकूक की पामाली नहीं कर रही, तो दैट इज नॉट अ सफिशिएंट वारंट फॉर द स्टेट टू इंटरवीन इन द इंडिविजुअल्स स्फीयर। और इंडस्ट्रियलाइजेशन लिटरेचर के स्टूडेंट्स अगर हों आप में से कोई, तो वो ज़्यादा बेहतर इसमें से बता सकते हैं। जैसे विली लोमैन का डेथ ऑफ अ सेल्समैन एक तरह से लिटरेचर का बड़ा ही खूबसूरत, जो आपके एक मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन पे एक तरह से क्रिटिसिज्म है कि किस तरह मोनोटनी वो क्रिएट करता है, किस तरह ह्यूमन क्रिएटिविटी ख़त्म करता है, और ह्यूमन लाइफ का जो पर्पज़ है वो किस तरह उसको सब्जुगेट करता है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल और जेरेमी बैंथम बेसिकली जो हैं वो इस एरा के जो थे, जो उन्होंने ह्यूमन लिबर्टीज़ और फ्रीडम की बात की उस एरा में रहते हुए भी। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स आए इंग्लैंड में, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, 1832, 1867, 1884, 1911, 1918, 1928। 1832 हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बाकी के लिए मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, उनके 4-5 मेजर पॉइंट्स तो आपने इस सवाल के अंदर लाजमी लिखने हैं। द ग्रोइंग कलोनियल एंड इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज, कलोनियलिज्म को मजीद, अब कारखाने को मजीद रॉ मटेरियल चाहिए, कारखाना बढ़ रहा है, उसे मजीद रॉ मटेरियल चाहिए, मजीद लेबर चाहिए। रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा सस्ता? कॉलोनी से आएगा। तो यहाँ पे ब्रिटेन पेंचेंट फॉर ग्रेटर इंपीरियलिज्म यहाँ पे हमें जो नजर आता है। और फिर यहाँ पे जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर की फाउंडेशन है, ये मैंने वैसे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में भी डिस्कस किया था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंच रेवोल्यूशन डिस्कस करेंगे, लेकिन बीच में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मैंने सोचा ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे पढ़ाना। तो ये बड़ी फेमस कोटेशन है, द रॉक्स अपॉन विच द नेपोलियनिक एम्पायर फाउंडेड वर द फैक्ट्री चिमनीज ऑफ यॉर्कशायर एंड लैंकाशायर। की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पिविटल था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जब नेपोलियन आया और नेपोलियन ने अपना इंपीरियलिज्म शुरू किया, तो ब्रिटेन ने की जो इकोनॉमिक मेटल था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, वो पिविटल था ब्रिटेन के सक्सेस में, क्योंकि नेपोलियन ने एक तरह से पूरे यूरोप को जो है कब्जा एक तरह से कर लिया था, लेकिन इंग्लैंड पे अभी वो कब्जा नहीं कर पाया। चार्ल्स डिकिंस की जो किताब है, ये बड़ा अच्छा कोटेशन है, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। बेस्ट ऑफ टाइम्स किस चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है? जीडीपी बढ़ रही है, लोगों के लिए प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है। वर्स्ट ऑफ टाइम्स अर्बनाइजेशन, क्वार्टर सेटलमेंट्स, हाउसिंग प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, एजुकेशन प्रॉब्लम्स, वर्किंग क्लास प्रॉब्लम्स। वर्किंग क्लास लोगों को आ रहे थे जो कि उन्हें रिप्रेजेंटेशन नहीं दिख रही थी। तो ये एक बड़ी पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है जिसमें वो दोनों एंड्स को कितना खूबसूरती से जो है चार्ल्स डिकेंस जो है वो सिग्निफाई कर रहा है। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स एंड इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। और सेकेंडली ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट कोटेशन है कि द फैक्ट्री ऑफ द फ्यूचर विल हैव ओनली 2 एम्प्लॉयज, अ मैन एंड अ डॉग। द मैन विल बी देयर to feed the dog will be there to keep the man from touching the equipment।
तो बेसिकली एक तरह से क्रिटिसिज्म है मॉडर्न ऑटोमेशन का, टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स का। तो ये हमारा मेजर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को कंक्लूड कर रहा है। इसमें मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगर हम चार्टिस्ट मूवमेंट की, जैसे मैंने जिक्र किया 1832 के रिफॉर्म एक्ट का जिक्र किया, वो हम डिटेल्स फर्दर आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन आपने अगर ये सवाल आएगा तो आपने वो डिटेल्स यहाँ पर मेंशन करनी होंगी थोड़ी बहुत। मतलब आपने सवाल ही सिर्फ उसका नहीं बना लेना, सवाल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ही रहेगा, लेकिन आपने डिटेल में मजीद डाइवर्ज करना होगा। पॉलिटिकल अगर जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन की हमने बात की और किस तरह नेपोलियनिक वॉर्स जब हुई, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो जीडीपी और इकोनॉमिक मेटल इंग्लैंड का था, उसी की वजह से इंग्लैंड वाज एबल टू डिफीट फ्रांस। ये फिर आपने डिटेल्स वहाँ पे मेंशन करनी है, तो स्मार्टली काइंडली इन चीज़ों को देखें। सो आई होप कि ये चीज़ें अब तक आपको समझ आ रही होंगी और आप डॉट्स और एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीज़ें लेके जा रहे होंगे। सो होपफुली ये चीज़ें हम इंशाल्लाह आगे जाके भी कंटिन्यू करते रहेंगे। सो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।